तो विद्यार्थी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना धीमे धीमे। एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, दूसरी तरफ बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी तरफ से वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स। एक तरफ से 11th की टॉपिक, एक तरफ से 12th की टॉपिक चलेगी। ठीक, बीच बीच में एचसी वर्मा सर की ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 का भी सोल्यूशन हम डालते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि नीट के लिए ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 बहुत ही जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चीज, रेस्ट पे चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट होता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 02 में तुम्हारा कूलम्स लॉ वगैरह आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फील तो हो गया कि कोई चार्ज का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो चार्ज कैसा पे हो? रेस्ट पे हो। तो उसको कौन सी स्टडी में आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट मोशन पढ़ेंगे, जिसका समझ लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सबसे पहले चार्ज क्या होता है? चार्ज है क्या? तो चार्ज का मतलब समझते हैं। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक प्रॉपर्टी है वो, है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का। मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो ऑक्युपाइज स्पेस कर रहा है वो वेट है उसके पास, तो मैटर है। तो मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज होता है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझो जरा। यहां पे सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज क्या है? क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो होगा क्या कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ये, INTRINSIC, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी तुम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो मैटर का, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा ठीक, इतना समझ में आया। सिंबल क्या होता है? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो एसआई यूनिट इसका कितना होता है? कूलम होता है। एसआई यूनिट कितना होता है? कूलम। अब बात आती है कि ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या? अगर एक यहाँ पे हम चार्ज रख दे छोटा सा प्लस क्यू चार्ज, तो उसका डायरेक्शन तुम बताओगे कि प्लस क्यू चार्ज ईस्ट में है या वेस्ट में है? ऐसा कोई है? नहीं है। इसका मतलब चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी लिख देंगे। ये हुआ अपना चार्ज के बारे में। चार्ज कितने किस्म का होता है? तो 3 किस्म का मान लेते हैं। 3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव, एक न्यूट्रल है ना, उसको भी मान लो न्यूट्रल चार्ज। तो चार्ज को हम लिखेंगे यहाँ पे चार्ज क्यू। एक तो मान लो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। ठीक, न्यूट्रल चार्जलेस है। जैसे एक एग्जांपल, तो प्रोटॉन पे कैसा होता है? P+। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? चार्जलेस होता है। ठीक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितना कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि हमारे सिलेबस तक, 12th के सिलेबस तक सबसे छोटा पार्टिकल अगर हमारे पास कोई है तो वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल मेरे लिए नहीं है, अभी होते हैं लेकिन अभी मेरे लिए नहीं है। तो सबसे फंडामेंटल हम किसको मानेंगे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज किसको मानेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मानेंगे। ठीक, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो समझते हैं। पहले चार्ज कितना होता है वो समझ गए। चार्ज किसको कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। डिनोट किससे करते हो? क्यू से डिनोट करते हो। चार्ज कितने किस्म का? तो पॉजिटिव प्रोटॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रल होता है। ठीक, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए ये। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो भी यही नोट कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का 19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन पे कितना होता है? तो पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का 19 कूलम। बोलो सही। ठीक, अगर तुमसे पूछे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो भी लिख दे क्या? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.10 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन अगर बात करें तो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अप्रॉक्स 2000 गुना ज़्यादा मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? तो स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है
वो स्लाइटली ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स सेम ही मान लेते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही मान लेते हैं, होता ग्रेटर है। ठीक, इतना समझ में आया। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है तो जरा समझो। सबसे पहले ये कि जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज कैसे आएगा, ऑलवेज कम्स विथ मास आएगा, बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लिख के बताते हैं। नोट करो जरा ये, फिर क्या लिखेंगे कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या मतलब है इसका बताते हैं। पहले कुछ और प्रॉपर्टी लिख दें। चार्ज इनकी खत्म हो जाती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम लास्ट के एक, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, अच्छे क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसमें, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अलग हम बताते ही हैं, 25, 26, 2015 से 2026 तक का अपलोड कर देंगे धीमे धीमे। हम लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए, 2027 के नीट के लिए। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्यों लिखा है बताएंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट, क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या होगा वो भी बताते हैं, पहले लिख लो। चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और होता है क्या कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता बट मास डिपेंड अपॉन स्पीड। बताते हैं कैसे। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। समझो जरा। अच्छा, अब देखो, दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। देखो पहले तो समझ गया कि चार्ज किसको कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हर एक मैटर में चार्ज होता है, बस न्यूट्रल में रहता है, छुपा हुआ रहता है, किसी में पॉजिटिव रहता है, किसी में निगेटिव रहता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। यूनिट कितनी होती है उसकी, कूलम, सी से मेजर करते हैं यूनिट कूलम में। उसको वो सिंबल कितना देते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। कौन सा क्वांटिटी होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया तो 9.10 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन हम अप्रॉक्स इक्वल लेके चलते हैं। 3 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, एक न्यूट्रल को भी मान के चलो कि वो भी एक किस्म का चार्ज ही है। अब कुछ प्रॉपर्टी बताए हैं चार्ज का, वो क्या है समझो जरा। कि ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि चार्ज जो है ऑलवेज कम्स विथ मास बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वो इसलिए लिखे हैं कि चार्ज जहां भी होगा, कितना भी छोटा चार्ज हो, उसके पास मास होगा ही होगा। अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताए थे कि मेरे लिए सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन है ना। मेरे लिए सबसे छोटा पार्टिकल कितना है, अभी इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्लास 12 के लिए हम मान के चलेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, मतलब उसके पास मास है इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज के पास भी मास है। इसका मतलब अगर कहीं भी चार्ज होगा तो उसके पास मास होगा ही होगा। ऐसा किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके पास चार्ज है तो उसके पास मास भी प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर है जिसके पास चार्ज है तो मास होगा ही होगा, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसके पास भी मास थी जब उसके पास चार्ज है तो, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है और उसके पास चार्ज है तो उसके पास मास भी है। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर चार्ज है ना, तो उसके पास मास होगा ही होगा। और किसी बॉडी पे अगर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं, आगे आएगा, आज का टॉपिक समझाएंगे।
तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वो होता है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि इंटीग्रल फॉर्म में होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का, मतलब 1e 2e 3e 4e ऐसे के फॉर्म में। ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसलिए लिख रहे हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर मास है तो उसके पास उस समय चार्ज प्रेजेंट हो सकता है न्यूट्रल हो, है ना। हम तो मान के चल रहे हैं ना यहाँ पे थोड़ी देर के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल को ऐसे ही रख दिया कि हाँ चलो ये भी इस बॉडी पे कितना चार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक। तो रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि मास अगर है तो उसके पास चार्ज है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में अगर होगा उसके पास तो चार्ज नहीं माना जाएगा। समझ में आया, समझ रहे हो पूरी बात। तो इसलिए लिखे हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये हटा दो, ये ढक दो थोड़ी देर के लिए। अब समझ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी पे न्यूट्रल है, कोई बॉडी न्यूट्रल है तो चार्जलेस है। भाई न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, चार्जलेस हुआ ना, चार्जलेस हुआ, भूल जाओ इसको, है ना, ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। 11th क्लास में पढ़े होंगे कि दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे डिफिनेशन के लिए तो हम बता देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो। लेकिन इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्यों न्यूटन्स लॉ वैलिड है उसमें, क्यों इसमें वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से अगर हम समझे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वर किसी इवेंट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, किसी फिजिकल फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ध्यान से सुनना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें ऑब्जर्वर क्या हो, या तो रेस्ट पे हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब आ जाएगा, जब ऑब्जर्वर जो है वो किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी पे आ जाए, मतलब कि जिस भी जहां से भी ऑब्जर्व कर रहा हो एक्सेलरेटिंग, ऑब्जर्वर खुद कैसा होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी पे होगा या खुद ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में भी घूम रहा है और हम अगर किसी सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेटिंग बॉडी ही कहलाता है। पूछो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट भी है उसका, तो भी उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो हो गया कि नहीं, एक्सेलरेटिंग बॉडी। तो इसका मतलब घूमता हुआ कोई बॉडी पे हम बैठ के किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कैसा फ्रेम हो जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। दोनों बात क्लियर हुई। तो इसलिए जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब कि तुम घूमते हुए देखो किसी बॉडी से या रुक के देखो कहीं से, उसके बॉडी पे जो चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज बदलेगा नहीं। इतना बात समझ में आई, इसलिए लिखा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थर्ड पॉइंट क्या है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। थर्ड पॉइंट है कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, मतलब कि चार्ज को किसी बॉडी पे रख के उस बॉडी पे बहुत ज्यादा स्पीड कर दो, बहुत तेजी से भगाओ उस बॉडी को, तो भी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज को लेके बहुत तेजी से भागो तो भी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चार्ज पार्टिकल है उसको स्पीड दे दो, तुम बहुत ज्यादा स्पीड दे दो चार्ज पार्टिकल को। मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है ऐसे, इस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, और इसका स्पीड बढ़ाते जाओ, इंक्रीजिंग करो, तो भी इसका चार्ज नहीं बढ़ेगा। समझ में आया। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मास डिपेंड अपॉन स्पीड होते हैं। कैसे डिपेंड होता है, तो एक फार्मूला होता है, जरा समझो, छोटा सा एक फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आगे एक्सप्लेन कर देंगे उसको भी, कि m जो होता है वो m0 √1 - v² अपॉन c² होता है रूट के अंदर। ये होती है रेस्ट, ये होती है मूविंग मास। क्या है, मूविंग मास है, कि अगर चलोगे तो मास ये निकल के आएगा। ये m0 को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट मास कहते हैं। जैसे अगर हम रुके हुए हैं तो हमारा मास कितना है, वो जो निकल कर आएगा वो रेस्ट मास होगा। अगर हम भागने लगे किसी स्पीड पे, किसी स्पीड से चलने लग जाएंगे, मेरे पास स्पीड हो जाएगा तो मेरा मास इंक्रीज करने लगेगा। और जब मेरा मास का स्पीड बढ़ते स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाए, अगर v(c) के बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, c² अपॉन c², 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो मास हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब एक किसी बॉडी का, किसी मैटर का स्पीड अप्रोच करता है, टेंड्स टू अप्रोच वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर उसकी स्पीड जो है v जो है वो c के तरफ टेंड करना शुरू करेगा, मतलब बढ़ने शुरू करेगा स्पीड ऑफ लाइट की तरफ, तो उसके मास बढ़ने लगेगा किधर की तरफ, मास टेंड्स टू इन्फिनिटी, मास की तरफ भागने लगेगा, इन्फिनिटी की तरफ भागने लगेगा। विजिबल है ना, सब विजिबल है।
देखो तो मास की तरफ जब हमारा स्पीड किसी बॉडी का स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ टेंड्स करने लग जाए तो इसका मतलब हमारा मास भी किधर भागने लगेगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लग जाएगा। इस कारण से कह रहे हैं कि जो स्पीड है, जो मास है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता है। ये 3 प्रॉपर्टी चार्ज की होती है जो कि हमको मास से अलग रखता है। ऐसे तो मास भी प्रॉपर्टी है मैटर की, मास भी क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की, लेकिन चार्ज भी प्रॉपर्टी है मैटर की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन तीनों पॉइंट्स हमको डिफरेंस बताती है कि मास किसको कहते हैं और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। अगर इतना बात क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ क्लियर है इतना बात? चलो आगे चलते हैं। अब नोट करो जल्दी से, इतना पॉइंट नोट करो। एकदम स्टार्टिंग से है ये, एकदम बेस से लेके चल रहे हैं हम, एकदम बेसिक से। 1 2 3 4 नोट कर लो, इरेज कर रहे हैं। आजा माहिया सोए तू मैनू आके मेरे गले लग जा तू, फिर से भी सोड़ी है तू, कीमती है हीरो सी, प्यार की ये चाहत तेरी, इश्क दी फकीरों की। ओ आजा माहिया सोए आके मेरे गले लग जा तू। हाँ चलो अब देखो, अब इतना टॉपिक के बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुनते ही सबको मन में एक बात याद आ गई होगी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम डिट्टो ऐसा ही है। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही पढ़े हो सब, ठीक वैसे ही क्या होता है चार्ज में कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या लिखोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट कैन ओनली, क्या लिखोगे, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ओनली बी ट्रांसफर्ड। ये लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको कहते हैं। इसका मतलब दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge of an isolated system remains, क्या लिखोगे, constant, system is constant। कि जो आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एक अलग रखा हुआ, मान लो एक बॉक्स में बहुत सारा चार्ज रख के अलग रख दीजिए, ठीक, तो उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक, ये कैसे देखा गया, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। अभी हमें एक क्वेश्चन और एक इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लो ये लाइन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसा है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। कैसे एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो अभी हम बताते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पहले ये समझ लो फिर बताते हैं। समझो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अगर दो बॉडी रब करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो क्या क्रिएट किया हमने, नहीं, बस ट्रांसफर करवा दिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। बनाया तो नहीं हमने उसको, ये बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब अकेले छुट्टा रखा हुआ, अलग रखा हुआ, तनहा रखा हुआ। कैसा, तन्हाई। तो वही तनहा रखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। कैसे दिखा गया, तो देखो मान लो एक ऐसा इंसुलेटिंग बाउंड्री है, एक ऐसा है इंसुलेटिंग बाउंड्री है, एक बॉक्स बनाया है, कैसा बाउंड्री रखा हमने इसको, इंसुलेटिंग, एक इंसुलेटिंग बाउंड्री हमने बनाया यहां से, इंसुलेटिंग बाउंड्री।
बताओ सही। इस इंसुलेटिंग बाउंड्री के अंदर हमने मतलब एक इंसुलेटिंग एक बॉक्स बनाया जिसका ये बाउंड्री सरफेस कैसा है, इंसुलेटिंग है, ठीक, इंसुलेटेड है, पूरा घेरा हुआ है। इसमें हमने चार्ज रखा एक जगह पे +3 कूलम, एक जगह पे हमने रखा +1 कूलम, और एक जगह पे हमने रख दिया कितना, -2 कूलम। तो टोटल कितना हुआ, 3 1 4, और 4 में से 2 घटाओ तो +2 कूलम चार्ज है अभी इसके पास, ठीक। इसको कुछ देर के बाद हमने ऑब्जर्व किया, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, है ना, कुछ देर बाद आके इसको ऑब्जर्व करो, ऐसे मतलब हिला उला के सेक करो, ऐसे 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 कर दो और छोड़ के कुछ देर बाद आओ। आफ्टर सम टाइम क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर सम टाइम जब हमने देखा तो हमने देखा एक बॉडी पे आ चुका था +2 कूलम, एक बॉडी पे आ चुका था +2 कूलम, एक बॉडी पे आ चुका था +3 कूलम। तो एक बॉडी पे कितना चार्ज होना चाहिए, इस बॉडी पे चार्ज कितना होना चाहिए, तो मान लो Q डैश, कितना मान लिए, Q डैश मान लिए। तो देखो टोटल चार्ज हमको क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए, चार्ज कंजर्व्ड है आइसोलेटेड सिस्टम का, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटिंग बाउंड्री में घेरा हुआ है। तो इन 3 2 5 हो गया, पर टोटल चार्ज कितना पहुंचाने हैं हमको, +2 कूलम, क्यों, क्योंकि 3 कूलम +1 कूलम 4 कूलम, और 4 में से -2 कूलम सब्ट्रैक्ट कर दो तो +2 कूलम ही तो है टोटल चार्ज उसमें, और इसमें +5 कूलम है, मतलब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 कूलम बनाने के लिए, -3 कूलम। तो इसका मतलब ये Q डैश कितना होना पड़ेगा, -3 कूलम होना पड़ेगा। समझ में आया, यही प्रूव करता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, वैलिड है। समझ में आया। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब इस बॉडी पे 2 कूलम है और इस बॉडी पे 3 कूलम है तो दूसरे बॉडी पे -3 कूलम आ चुका था चार्ज। अभी भी दोनों का सम करो, तीनों का सम, इसको सम करो, इसको सम करो, तो इधर अभी भी +2 कूलम निकल के आएगा, इधर भी +2 कूलम ही निकल के आएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आओ दिखाते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले इतना नोट करो, देखो कैसे +-3 कूलम कैसे हमने इसको समझा, तो इधर सबका जोड़ दो जरा, 3 कूलम +2 कूलम और -2 कूलम इक्वल टू इसका चार्ज को 2 कूलम +3 कूलम और +Q डैश कर दो। अब ये 3 2 5 हो गया, ये 3 कितना था, 3 कूलम -2 कूलम, अच्छा एक +1 है तो +1 कूलम, 3 1 4 -2 कूलम, तो +2 कूलम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया +5 कूलम +Q डैश। तो यहाँ से Q डैश कितना निकल के आएगा, Q डैश इक्वल टू -3 कूलम। इस तरीके से हम -3 कूलम यहाँ पे निकाल के दिए थे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, वैलिड है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझो जरा। ये इरेज कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लो तुम्हें कह देगा कि एक ऐसे ऐसे एक इंसुलेटिंग बाउंड्री के अंदर, ये भी कैसा है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है, इसमें रख दिया +2 कूलम एक जगह पे, +5 कूलम और एक जगह पे रख दिया -3 कूलम, ठीक। 3 चार्जेस हैं। हमसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं इसमें कुछ देर बाद, इनमें से कौन से चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं कुछ देर बाद। तो समझो, जैसे एक ऑप्शन दे देगा हमको +1 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम, एक ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है +2 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, ठीक, और एक हो सकता है +1 कूलम। तीसरा ऑप्शन हो सकता है इसमें 1.5 कूलम, ये हो सकता है, या 2.5 कूलम प्लस, या मान लो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन ले लो 3 कूलम। कौन सही है इसमें से, अगर 3 ही ऑप्शन तुमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि टोटल चार्ज कितना है इस पे। तो टोटल चार्ज अपना कितना है, 2 कूलम, 5 कूलम और -3 कूलम। तो अब यहाँ पे ध्यान लगाओ, 5 to 7 और 7 - 3 मतलब +4 कूलम। तो इसमें पूरी बॉडी पे टोटल चार्ज +4 कूलम है।
मतलब कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट ढूंढो इसमें जिसको सम करने पे प्लस का 4 कूलम ही आ रहा हो। तो क्या इसमें से 1 कूलम और 3 कूलम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और -4 0 आ गया, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। दूसरा देखो 2 कूलम प्लस 1 कूलम, 3 कूलम प्लस का 1 कूलम, 4 कूलम, ये हो सकता है, कैन भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये दूसरा, उसके बाद ऑब्जर्व करो 1.5 कूलम प्लस 2.5 कूलम, 2 1 कितना 3 4 3 7, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है, ठीक। इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए थोड़ा और तरीके से क्या कर सकते हैं कि ये कूलम ना देके चार्ज इन इलेक्ट्रॉन ही दे दे। कैसे कि ये प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इसको प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे और इसको मान लो माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब अभी भी कितना है, 5 2 7 -3, तो 4 प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, कितना प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और उसमें एक ऑप्शन ऐसे दे देंगे, वो कैसा, जैसे देख लो ये तो इलेक्ट्रॉन बना लो इसको सबको, तो ये अभी भी सही है, जितने ऑप्शन है सबको अगर इलेक्ट्रॉन मान ले हम, ठीक, इलेक्ट्रॉन 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 कर लो, तो ये अभी भी सही ऑप्शन है, प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक, 1.5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यहाँ पे 2.5 की जगह पे यहाँ पे फिर से 1.5 इलेक्ट्रॉन कर दो, 1.5 इलेक्ट्रॉन कर दो और यहाँ पे प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन कर दो। अब तुम क्या देखोगे कि तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे हैं 4 प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, 1.5 और 1.5, 1.5 3 और 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। तुम सोचोगे कि देखो 4 तो यहां से भी मिल रहा है और 4 यहां से भी मिल रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है क्या, नहीं, दोनों ऑप्शन सही नहीं है। पूछो क्या है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी समझ लो थोड़ा सा कि क्यू जो होता है वो प्लस माइनस एन के बराबर होता है, वेयर एन क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब कि चार्ज ऑन बॉडी एग्जिस्ट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। लिखो जरा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मतलब कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, एन इंटीजर है यहाँ पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। तो या तो प्लस का 1 ही, या तो माइनस का 1 ही, या तो प्लस का 2 ही, या तो माइनस का 2 ही। इंटीजर के फॉर्म में होगा, आधा, 1.5, पौने, 2.5, 3.5, ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हुआ, 3/2, 1.5 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी 3/2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है बॉडी पे। तो सम इसका भी 4 आ रहा था, सम इसका भी तो 4 आ रहा था और इससे भी 4 आ रहा है, लेकिन इसमें जो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लॉ को वैलिड कर रहा है ना, कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन का सम तो प्लस का 4 ही मिल रहा था, लेकिन चार्ज कैसा बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है कि प्लस का 1.5 ही, प्लस का 1.5 ही, प्लस का ही, मतलब कि कह रहा है इस बॉडी पे एक बार 1.5 हो जाए, फिर इस बॉडी पे 1.5 हो जाए और इस बॉडी पे 1 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या ऐसे कह लो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज कह लो। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक था, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड से हम वो भी समझा दिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रखना कि हमेशा सम कितना होना चाहिए, उसी के बराबर का, जितना स्टार्टिंग में था चार्ज उस पर सबको सम करो, जितना निकल के आ रहा है उसी के बराबर कांस्टेंट रहना चाहिए, सबका सम करके कॉम्बिनेशन निकालो। और साथ में एक ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि कहीं इस बॉडी पे ऐसे तो चार्ज गिवन नहीं है जो कि आधा में है, आधा के फॉर्म में है, 1.5 फॉर्म में है, 3.5 4.5 ऐसे, या पॉइंट के फॉर्म में नहीं, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि इसमें है प्लस का 2 ही, प्लस का 1 ही, 3, प्लस का ही 4 ही। यहाँ पे भी कितना था टोटल, प्लस का 4 ही, क्योंकि यहाँ पे 5 ही, 2 ही, 7 माइनस 3 ही, तो हो जाएगा कितना, ये ई है, कुलम ना है, ये सब ई है, ई के फॉर्म में। इतना समझ में आया तो नोट करो। फिर इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाते हैं। इसमें मिल्किंस आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बताएंगे कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। नोट करो पहले इतना। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब क्या बताए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन किसमें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब कि देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो 1909 में आर.ए. मिलिकन सॉ दैट, एक साइंटिस्ट है आर.ए. मिलिकन, वो 1909 में ये शो किया कि सॉ दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज कैसा रहता है, ऑलवेज क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज
प्रेजेंट इन इंटीग्रल फॉर्म, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन इंटीग्रल फॉर्म। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन इंटीग्रल फॉर्म। तो 1909 में आर ए मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसके नाम से जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, एक्सपेरिमेंटल वीडियो अलग रहेगा। तो अभी इतना समझो, बस इतना समझो कि 1909 में आर ए मिल्टन ने ये शो किया, ये बताया कि जो किसी बॉडी पे चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चार्ज कैसा होगा, एकदम क्वांटाइज्ड होगा, मतलब कि इंटीग्रल फॉर्म में होगा। लेकिन किसके इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज में। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर एन क्या है, इंटीजर है, और क्यू क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी है। ठीक, और स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किसका होता है, फंडामेंटल चार्ज का होता है। इसका मतलब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है अल्टीमेटली। इतना बात समझ में आया, नोट करो इसको फिर। हाँ, तो अब देखो क्या क्या पढ़ा हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक तो पढ़ लिया। अब ये कंडीशन क्या होती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस क्या, ईएम वेव, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो कि एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है वो रेडिएट एनर्जी कहता है, और रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने का मेन कारण ही है क्या, कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब ये समझो कि एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। जब एलसी ऑसिलेशन तुमको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि कैसे ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है एलसी ऑसिलेटर में, कैसे ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो अभी यहाँ फिलहाल ये समझो कि अगर कोई चार्ज एक्सीलरेटिंग हो रहा है, मतलब मूव चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, एक्सीलरेटिंग है, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ये बात ध्यान में रखना, इसको मॉडर्न फिजिक्स में भी हम यूज करेंगे कि एक्सीलरेटिंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। जब पढ़ाएंगे हम रदरफोर्ड मॉडल, याद रखना इस स्टेटमेंट को कि एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। अब 3 कंडीशन लिख के दिए हम तुमको बोर्ड पे। चार्ज अगर रेस्ट पे है, क्या है, चार्ज एट रेस्ट प्लस क्यू, अगर रेस्ट पे है मतलब रुका हुआ है, एक चार्ज रुका हुआ है, तो प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आया, बट नो रेडिएशन, कोई रेडिएट नहीं करता, एनर्जी का कोई रेडिएशन नहीं होता है। अगर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, कैसा है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन है इसका। अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट के कारण से, और करंट कब होता है, जब चार्ज मोशन में आ जाए। तो इस कारण से यहाँ पे लिखे हैं कि प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, की मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या होगा अगर जो कांस्टेंट स्पीड से ना चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चले, टाइम वेयरिंग हो, मतलब टाइम डिपेंडेंट हो। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हो स्पीड, मतलब बदलता जा रहा हो, हर घड़ी घड़ी बदल रहा हो, तो इसका मतलब एक्सीलरेटिंग हो गया। भाई जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है घड़ी घड़ी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, मतलब चार्ज कैसा है, एक्सीलरेटिंग हो गया, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया। तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड हो जाता है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, रेडिएट्स एनर्जी भी करता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस चीज के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या समझ में आया, अंडरस्टूड होगा। कोई ना, देखो इधर, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएट्स एनर्जी। क्या होगा, रेडिएट्स एनर्जी करेगा। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो इसको दिमाग में बैठा लो कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अगर रेडिएटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर तुमसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सोर्सेस है, तो यही है, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक्सीलरेशन है। समझ में आई, नोट करो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक्स आता है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसको कहते हैं, कि चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नोट करो यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसको इरेज करते हैं हम, फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में लेकर आते हैं। चलो नोट करो जरा। हाँ, तो अब नोट करो कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितना किस्म का होता है, कैसे कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो 3 मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कौन से मेथड है,
दिख रहा है ना। तो देखो पहला मेथड होता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे? कंडक्शन के थ्रू, मतलब किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करवा दो तो चार्ज ट्रांसफर कर देता है ना, ऐसे ट्रांसफर करेगा तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय अब आ गई इंडक्शन। इंडक्शन कैसा होता है? तो विदाउट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये कोई चार्ज बॉडी, इसके पास ला के रख देंगे तो पास, सिर्फ पास रखने से इसको क्या कर देगा? चार्ज कर देगा, है ना। तो उसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज, इसमें चार्ज इंड्यूस करा देगा, इंड्यूस कर देगा। यहाँ पास में रखेंगे इंड्यूस कर देगा इसमें, ठीक। वो होता नहीं है कि किसी को पास बैठने से किसी के मन में वो बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, है ना। क्या होता है? बटरफ्लाई कहते हो ना। अब मान लो हम बैठे हैं, यहाँ मेरी क्रश आके बैठ गई तो मेरा फीलिंग्स क्या होने लगेगा? हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। पूछो कैसे? कि टच नहीं किया है, अभी टच नहीं किया है, लेकिन बस बगल में बैठने से ही मेरे मन में एकदम लड्डू फूट रहे हैं, तो वही हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक चार्ज। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है? तो रब करके ऐसे फ्रिक्शन कर दो तो इसको रब करके जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। हम 3 किस्म से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। स्टैटिक चार्ज उसको कहते हैं। इतना समझ में आया? अब एक एक करके पूरा समझेंगे अच्छे से। चार्जिंग बाय कंडक्शन किसको कहते हैं? देखो अभी पढ़ा रहे थे तो नहीं सुन रहे थे तुम लोग किसी कितना मन से, है ना, इधर उधर कूद रहे थे। जैसे ही बोला कि हाँ इधर देखो हम बैठे हैं, इधर मेरी क्रश बैठी है, एकदम अच्छे से एकदम कान खड़े करके सुनने लगे, क्या कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। देखो इधर चार्जिंग बाय कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। 2 कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे के पास टच करवाओ तो चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी ही होना चाहिए? यहाँ पे क्या न्यूट्रल लिख के दिए? क्या हमेशा न्यूट्रल ही होना चाहिए? ये क्या न्यूट्रल ही रहेगा? नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी चार्ज है तो भी काम कर जाएगा। मतलब कि इसमें कुछ और चार्ज होता है, इस पर कुछ और चार्ज होता है तो भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है चार्ज ट्रांसफर होने का। हम अभी भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है चार्ज ट्रांसफर करे, हो सकता है न्यूट्रल है तो गारंटी चार्ज ट्रांसफर करेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि चार्ज ट्रांसफर करे या चार्ज ट्रांसफर ना भी करे। दोनों पॉसिबिलिटी ये तब समझोगे जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे अच्छे से। क्या होता है कि जो 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं ना तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। कैसे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कैसे? पानी ऊंच से नीचे में जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। उसी तरह चार्ज का भी होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक। लेकिन कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक। और पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आधा आधा चार्ज हो जाए ना, पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता है। यही बात समझोगे तुम जब हम तुमको पढ़ा देंगे पूरा अच्छे से, कैपेसिटर तक पहुंचेंगे तो ये बात। अभी फिलहाल ये समझो कि अगर 2 बॉडी कांटेक्ट में है, एक न्यूट्रल है तो चार्ज ट्रांसफर होगा ही होगा। अगर न्यूट्रल नहीं है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज ट्रांसफर कर जाए। कब तक ट्रांसफर करे? जब तक दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और यहां नोट करके ध्यान से समझो कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब कदापि नहीं है कि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए। समझ रहे हो? चार्ज बराबर होगा इसका मतलब पोटेंशियल बराबर है, ये नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हटा दो दिमाग से। दोनों का पोटेंशियल इक्वल, बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। पर अगर न्यूट्रल है तो 100% चार्ज ट्रांसफर होगा ही होगा। न्यूट्रल है तो लोअर पोटेंशियल पे है वो, ठीक। और कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा? क्या आधा आधा बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, कि किसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा? तो ये तब होता है जब देखो इसका शेप साइज कुछ अलग है, इसका शेप साइज कुछ अलग है, तो इस कारण से जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी हुआ है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है। समझो जरा एक एग्जांपल लेकर, मान लो यहाँ पे -q चार्ज था, ये न्यूट्रल था, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाए तो इसमें से इस वाले में से इसमें चार्ज यहाँ पे देखो जा रहा है, ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जब अलग किए तो इस पे कुछ और चार्ज, इस पे कुछ और चार्ज, इसमें माइनस का क्यों, इसमें तो गया है तो तुम पूछो इसमें से तो निकला है तो प्लस का क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए भैया कि ये चार्ज जो ट्रांसफर करेगा वो निगेटिव चार्ज ही तो ट्रांसफर करेगा ना। मान लो ये निगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा है तो इसमें उतना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की कमी आ जाएगी, इसका मतलब प्लस का क्यों हो रहा है? अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जांपल मैं लेके आया हूं, एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा। पूछो कैसे? मान लो यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है माइनस का, कैसा चार्ज है? निगेटिव का 10 कूलम। इसने कुछ ट्रांसफर किया, कितना? माइनस का 2 कूलम ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितना बचा होना चाहिए? माइनस का 8 कूलम ही बचा होगा ना। माइनस का 10 कूलम था, माइनस का 2 कूलम ट्रांसफर कर दिया तो बचे कितना? -8 कूलम। और -8 कूलम कब होगा? जब इस -10 कूलम में +2 कूलम ऐड करोगे तब ना -8 कूलम होगा। समझे कि नहीं भाई? निगेटिव चार्ज अपने से निकाल के फेंक रहा है। अगर मेरे पास निगेटिव चार्ज हम देंगे, कुछ गिव अप, मेरे पास 10 कूलम चार्ज था निगेटिव में, हम माइनस का 2 कूलम चार्ज किसी और को दे दिए तो मेरे पास -8 कूलम बचा, ठीक। अब -8 कूलम कब होगा? जब हम अपने +10 कूलम में -10 कूलम में प्लस का 2 कूलम करेंगे तब ना -8 होगा। अब हम मान लो -10 कूलम है, हम उसमें से और माइनस दे देंगे, -2 कूलम दे दिए तो मेरे पास बचा कितना? -8 कूलम। लेकिन सोच के देखो, अगर -10 कूलम में हम और माइनस क्यों कर देंगे तो मान लो कि -12 कूलम हो जाता,
कहानी गड़बड़ हो जाती है। इस कारण से यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू लिखा गया है। प्लस क्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस क्यू। अब माइनस किया, ठीक, घट दे रहे हैं तो घटेगा, तो ये घटने वाला माइनस लग गया, और घटा कितना रहे तो माइनस का ही चार्ज, तो ब्रैकेट में माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये एग्जाम्पल अच्छा लिख दिया कि माइनस 10 कूलम था, उसमें से माइनस 2 कूलम इसको दे दिए, तो बचा कितना, माइनस 8 कूलम। लेकिन माइनस 8 कूलम कब पहुंचेगा मेरे पास, जब हम अपने माइनस 10 कूलम में प्लस का 2 कूलम करेंगे तब ना माइनस 8 कूलम बचेगा। तो इस कारण से इस पर बचेगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू, चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, वो क्यों, क्योंकि दोनों का शेप साइज क्या है, अलग है, मटेरियल अलग हो सकता है, तो चार्ज अनइक्वल ट्रांसफर होता है। ठीक, समझ में आया। लेकिन कब तक ट्रांसफर हुआ होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। समझ में आया। अगर न्यूट्रल है तो चार्ज ट्रांसफर होगा ही होगा, अगर न्यूट्रल नहीं है उसके पास कोई चार्ज है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज उस पर ट्रांसफर हो, क्योंकि हो सकता है दोनों बॉडी इक्वल पोटेंशियल पे ना हो। ठीक, तो चार्ज ट्रांसफर करेगा, और कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक दोनों इक्वल पोटेंशियल पे ना आ जाए। जब इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएगा उसके बाद हटाओ उनको, तो दोनों में चार्ज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका रहेगा। समझ में आया, इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि चार्ज हमेशा आधा आधा नहीं बढ़ता है। ठीक, तब तक बढ़ता है जब तक दो बॉडी की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि चार्ज दोनों पे आधा आधा बढ़ गया, दोनों पे चार्ज सेम सेम हो गया, ये कहानी नहीं है। पोटेंशियल का मतलब कुछ और होता है, वो आगे जब पढ़ोगे, जब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर जब साथ में पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर कर देंगे इस बात को। अभी फिलहाल इतना लिखो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं कह दूं कि ये न्यूट्रल बॉडी आइडेंटिकल है ये ओरिजिनल बॉडी से, अगर मैं कह दूं कि जो न्यूट्रल बॉडी है वो आइडेंटिकल बॉडी है किससे, ओरिजिनल बॉडी के आइडेंटिकल है, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी है उसका भी शेप साइज सेम है और मटेरियल भी सेम है, किसका, ओरिजिनल बॉडी जो चार्ज बॉडी है उसके शेप साइज और मटेरियल से आइडेंटिकल है, तो इस कंडीशन में चार्ज आधा आधा ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे हम ये लिखने जा रहे हैं, द चार्ज बॉडी लूजेस सम ऑफ इट्स चार्ज which is equal to the चार्ज गेनेड बाय द अनचार्ज बॉडी, कि यहाँ पे जितना इसने लूज किया वो इसके द्वारा गेन किया के बराबर होता है। भाई जितना इसने लूज किया, इसने -2 कूलम लूज किया तो उसने उतना गेन किया। समझ में आया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या लिखूंगा, पहले इतना नोट करो, 1 2 3 4, हाँ नोट करो। अब इसको इरेज करके मैं लिखूंगा क्या, एक तो ये इरेज नहीं हो रहा है आज, जल्दी जल्दी, एक दिन मेरी बाहों में पागों में में देखो, इफ नोट करके लिखो यहाँ पर, नोट, इफ शेप साइज एंड मटेरियल, किस चीज से बना है, मटेरियल ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम, अगर सेम हो जाए, दैट इज टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम जब हो जाए तो वहां पे क्या लिखेंगे, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जैसे एक एग्जांपल पे हम बताते हैं, अब इसको नोट कर लिए हो तो हम इसको हटाते हैं। देखो अब यहाँ पे हम जैसे लेंगे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है और सेम आइडेंटिकल बॉडी एक ए है और ये बॉडी बी है, दोनों कैसा है, आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो ये क्यू चार्ज, अब इसको जब टच कराओगे, हाँ अब जब टच हुआ तो इस पे प्लस क्यू और इस पे चार्ज निकल के इस पे जाएगा, धीमे धीमे इसमें चार्ज बढ़ना शुरू करेगा। कुछ देर बाद जब अलग करोगे तो इस पे आ चुका रहेगा, इस पे आ चुका रहेगा अपना प्लस का q/2 और ये हो गया, और यहाँ पे भी आ चुका रहेगा प्लस का q/2, ये b है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल था। कैसा था, आइडेंटिकल था। ये वो वाला बात हो गया कि तुम्हारे पास भी 10 रुपया, मेरे पास भी 10 रुपया है, ठीक है, नहीं तुम्हारे पास 10 रुपया और मेरे पास 0 रुपया है, हम दोनों गए बाजार में, हम बोले ले मेरे पास 0 है, तुम्हारे पास 10 है, हाथ मिलाए, हम दोनों दोस्त हो गए, ये दोनों दोस्त हो गए। अब अगर 5 रुपया तुम हमको खिलाना पड़ेगा, तो 5 का वो खाया, 5 को हम खिलाए। जैसे मान लो एक सुमित है, एक सोनू है, सोनू के पास 100 रुपया था, सुमित नल्ला था, इससे कुछ नहीं था उसके पास, गया दोनों बाजार, तो बोला कि चलो आधा आधा तो खिलानी पड़ेगी,
तो 50 का सोनू खाया, 50 का सुमित खाया। समझ में आए? तो आधा आधा कब बचा? जब दोनों आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कब? जब दोनों दोस्त बन गए, है ना। तो जब दोनों सेम साइज और मटेरियल दोनों, और दोस्त नहीं होता तो 50-50 का खिलाता क्या? नहीं खिलाता। तो ये प्लस क्यू है, ये न्यूट्रल है, अभी कितना है? न्यूट्रल है। अब आधा आधा क्यों बटा? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे, यानी क्या लिख दिए? न्यूट्रल। अब बात समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक न्यूट्रल, एक ये बॉडी है, फटाक से देख लो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। ये नोट कर लिए? ले भैया नोट करो, लंबा कर दोगे लेक्चर तुम लोग। प्लस का क्यों हुआ? ये न्यूट्रल हुआ। अच्छा अब नोट करो, अब हटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन इस पे फटाक से बनता है क्या। हाँ, इतना ही देर में हम फटाफट समझा देंगे। इंटू 2 की स्पीड में बोलने जा रहा हूँ, कान खोल के सुनो। इंटू 2 की स्पीड में ये तो चलेगा नहीं स्पीड से। ये देखो, एक बॉडी था, इस पे चार्ज था कितना? प्लस का क्यू। एक और बॉडी था, ये ए है, ये बी है, एक सी है, तीनों आइडेंटिकल है, इस पे चार्ज है प्लस का क्यू। पहले सी वाले को टच करवाया किससे? ए से। तो जैसे ही ए से टच करवाएगा, टची टची जब ए से हो जाएगा तो ए पे बचेगा अपना कितना? प्लस का क्यू बाई 2, और प्लस का क्यू बाई 2 बच जाएगा। ये ए पे हो गया। और सी पे कितना आ जाएगा? प्लस का क्यू बाई 2, ये सी पे हो गया। ठीक, बी अभी भी प्लस क्यू पे था। अब सी को उठाकर टच करवाया किससे? बी से। जब बी से टच करवाएगा तो फिर वही दोस्त वाली बात है कि तुम्हारे पास कितना, हमारे पास कितना, दोनों को ऐड करो, आधा आधा बांटो। तो ये सी वाला कहेगा कि मेरे पास क्यू बाई 2 चार्ज है, तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, तो दोनों को सम करो। तो कितना होगा? क्यू प्लस क्यू बाई 2। तो ये हो जाएगा टोटल 2Q 3Q बाई 2। अब 3Q बाई 2 टोटल चार्ज हो गया। अब ये सी वाला कहेगा कि हम दोनों ने अपना अपना पैसा मिलाया, अब आधा आधा बांटो। अब इसमें इसको फायदा होने वाला है, इसको घाटा होने वाला है। अब ये आधा आधा बांटेगा तो ए के पास, ए वाले बॉडी के पास चला जाएगा 3Q बाई 4। ठीक, ये ए वाला हो गया। और सी वाले को हो गया अपन यहाँ पे Q बाई 2 था, तो अब यहाँ इसको मिलेगा 3Q बाई 4। बताओ समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अब Q बाई 2 इसके पास, Q इसके पास। जैसे ही इसको टच करवाओगे, क्योंकि आइडेंटिकल था, तो बराबर चार्ज बटनी चाहिए। तो इसका Q बाई 2, इसका Q, दोनों सम करो तो 3Q बाई 2। 3Q बाई 2 का आधा लिखो तो 3Q बाई 4 इसके पास, और C के पास भी 3Q बाई 4। अब ध्यान से देखो तो Q के पास, A के पास कितना बचा? A के पास Q बाई 2 बचा, और C के पास कितना बचा? फाइनली 3Q बाई 4। और B के पास, ये B है ना, ये गड़बड़ हो गया। देखो ए बी के पास चार्ज था, सी के पास न्यूट्रल था, शून्य चार्ज था, 0 चार्ज था। पहले इसके साथ टच करवाया तो ए के पास Q बाई 2, और सी के पास भी Q बाई 2 बचा। अब सी को बी से टच करवाएगा तो दोनों आधा आधा कर लिया। दोनों का सम करो 3Q बाई 2, और 3Q बाई 2 जब टोटल चार्ज आए उसका आधा आधा करेगा। तो बी के पास हो गया 3Q बाई 4, और सी के पास भी 3Q बाई 4। समझ में आया? आधा आधा बढ़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इस पे 2025 में एक क्वेश्चन बना था नीट में, ऐसे ही था, और पूछा था कि पहले दोनों को चार्ज के बीच में फोर्स कुछ और था F, जब सी ए के साथ टच किया, फिर सी बी के साथ टच किया, और फिर सी अलग हो गया टच करके। अब पूछा कि ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो बताओ। तो सिंपल सी बात है, ए के पास हो गया होगा चार्ज Q बाई 2, और बी के पास हो गया 3Q बाई 4। पहले होता K क्यों, देख लो। अच्छा वो बाद में बताएंगे, एक चैप्टर पढ़े नहीं हो, हाँ कुलमसला नहीं पढ़े हो, बस इतना समझो कि उस पर क्वेश्चन आया था, बताएंगे बाद में। नोट करो जरा। हाँ, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन देखो। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ चुके हैं, अब चार्जिंग बाई इंडक्शन समझते हैं क्या होता है। अब ये भी बताते हैं कि चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब होता है कि कोई एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी ले आओ, ऐसे ऐसे पास में रखोगे तो इंड्यूस कर देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने तरफ अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव इस तरफ कर देगा, इस साइड निगेटिव चार्ज कर देगा, और उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज अलग साइड कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। ठीक, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी था तो अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मतलब सामने वाला सरफेस पे, पास वाला सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अपोजिट में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कब? जब अगर ये निगेटिव बॉडी है तो। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको सामने वाले पे निगेटिव चार्ज, अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा। तो क्या लिखा है हमने? इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, पास में लाना है, टच नहीं करवाना है, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज। कैसा चार्ज करेगा? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो अपोजिट सिमिलर चार्ज को रिपेल कर देगा। एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स निगेटिव व्हाइल अदर पॉजिटिव। पर अभी भी ये दोनों बॉडी अगर जब तक उसी बॉडी पे है तो अभी भी ये न्यूट्रल ही कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो ये अगर पॉजिटिव बॉडी है, ये अगर पॉजिटिव बॉडी है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी था Q डैश इक्वल टू 0, इस पर टोटल चार्ज अभी भी कितना है? न्यूट्रल बॉडी है तो 0 है।
तो क्या करेगा कि ये पॉजिटिव है तो इस तरफ पूरा नेगेटिव 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 कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इस तरफ उतना ही पॉजिटिव 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 कर देगा। देखो ध्यान से, समझ में आया? सामने वाले फेस पे नेगेटिव, उधर वाले पे पॉजिटिव कर देगा। पर अभी भी होल सिस्टम पे चार्ज अगर तुम ऐड करो तो जितना नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इधर, तो अभी भी चार्ज कितना है? टोटल बॉडी पे चार्ज 0 ही है, इसलिए अभी भी ये न्यूट्रल है। बस इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव कहलाया है। इस कारण से हम अभी भी बॉडी को कैसा कह रहे हैं? न्यूट्रल। और क्यू डैश अभी कितना कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। अब इस बॉडी को अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज को किसी भी तरीके से हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? तो इधर से एक तार जोड़कर, वायर जोड़कर अर्थिंग कर देंगे। मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज को इधर अर्थ में जोड़ेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। फिर हम तार को कट कर देंगे और पूरा बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक प्रोसेस में समझते हैं। आओ पहले समझ गया कि पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये इंड्यूसिंग बॉडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंड्यूसिंग बॉडी, क्योंकि यही इंड्यूस करने जा रहा है इसको, तो इसलिए इसको इंड्यूसिंग बॉडी भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसको इंड्यूसिंग बॉडी भी बोलते हैं। इसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ। अब इस पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहले इतना लिखो, नोट करो इतना। हाँ, तो अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस तो डिफिनेशन समझा दिए थे। अब उसको 4 स्टेप में, 4 अलग अलग स्टेप में एक प्रोसेस लेकर आए हैं। वो देखो कैसे होता है। समझ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, देखो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का 4 अलग अलग प्रोसेस। पहला प्रोसेस में क्या है? फर्स्ट स्टेप में कि एक चार्जिंग बॉडी है ना, इंड्यूसिंग बॉडी है, चार्जिंग बॉडी है, वो एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जैसे ही कांटेक्ट में आया तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा। अकेला एक को अट्रैक्ट किया तो इधर नेगेटिव, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। पर रुको, अभी भी ये बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। पूछो काहे न्यूट्रल है? क्योंकि दोनों चार्ज अभी इसी बॉडी में प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट होता है। जितना नेगेटिव इधर है उतना ही पॉजिटिव इधर है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है प्रेजेंट यहाँ पे, तो अभी भी न्यूट्रल है। अब इसको अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो इस पॉजिटिव वाले को हटाना पड़ेगा हमको किसी भी तरीके से। तो क्या करेंगे हम? तो फर्स्ट स्टेप में हुआ कि चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अनचार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, चार्जिंग बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी था। इसको अनचार्ज बॉडी के नाम से हम बुलाएंगे। तो इस अनचार्ज बॉडी के पास जैसे ही लाया तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव उधर। सेकेंड स्टेप में क्या दिखा रहा है कि ये चार्जिंग बॉडी है ना, जो चार्ज बॉडी है वो उसके नियर पास में ही है, बस पॉजिटिव वाले के तरफ हमने अर्थ कर दिया है। क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया है। अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ। कैसे कर दिया? अर्थ कर दिया। अब अर्थ का काम क्या होता है? तो एक नोट करो कि अर्थ इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ को हम क्या कहते हैं? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे ओशियन क्यों? क्योंकि जैसे समंदर में पानी बहुत रहते हैं, अथाह पानी है, उसी तरह अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। उसमें से थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो भी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक लोटा पानी निकाल लेंगे समंदर में से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? लोटा। तो इसलिए इसको कहते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड स्टेप में ये जैसे ही अर्थ करेंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को न्यूट्रल करेगा। तो इसलिए लिखा अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ। इसको अनचार्ज बॉडी कह रहे हैं, नाम रखे हैं। धीमे धीमे ये चार्ज हो ही रहा है। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? थर्ड स्टेप में अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ। अब अर्थ जैसे ही पूरा नेगेटिव वाले, पूरा पॉजिटिव वाले चार्ज को न्यूट्रल कर दिया तो उसको वायर को हमने कट कर दिया, मतलब उसको अर्थ से हटा दिया। अब यहाँ पे अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ, मतलब इस पूरी बॉडी में अब कितना चार्ज बचा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा थर्ड स्टेप में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमने न्यूट्रल करवा दिया अर्थ से जोड़ के, है ना। ये पूरा खत्म हो गया। और इस वाले बॉडी को, जो चार्जिंग बॉडी है, चौथा केस में इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पे चार्जिंग बॉडी इज रिमूव्ड, मतलब इस वाले बॉडी को, जो चार्ज बॉडी था, उसको रिमूव कर दिया। तो अब कितना बच जाएगा? अब ये बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। कैसे बचा? ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ था वो पूरा पे अब फैल जाएगा, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब पूरे पे होल बॉडी पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पूरा चारों प्रोसेस समझ में आया? कुछ नहीं, पहले क्या किया हमने? एक चार्जिंग बॉडी को लेकर आया, न्यूट्रल बॉडी के पास रखा, तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव और सिमिलर चार्ज को रिपेल किया, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब किसी भी तरीके से इस पॉजिटिव को हटाना है तो हमने उसको अर्थिंग कर दिया। जैसे ही अर्थ करोगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। सेकेंड केस में न्यूट्रलाइज कर रहा है, चार्जिंग बॉडी को अभी भी वहीं रहने दे रहे हैं। थर्ड केस में इसको वहीं रख के अब उसको क्या किया? तार को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तार को डिस्कनेक्ट करेंगे अब इस पूरी बॉडी पे क्या बच गया? नेगेटिव चार्ज बचा है। चौथा केस में इसको हटा दे रहे हैं। अब इसको हटाएंगे, मतलब प्रोसेस वाइज जैसे ही हटाओगे होल बॉडी कैसा आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और हम एक न्यूट्रल बॉडी को सक्सेसफुली
चार्ज कर दिए, निगेटिव चार्ज कर दिए। अगर हमको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो हम एक यहाँ पे क्या लेकर आते, निगेटिव चार्जिंग बॉडी लेकर आते, ये माइनस वाला बॉडी को लेकर आते, है ना, चार्ज बॉडी लाते, लेकिन कैसा निगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते, इधर पॉजिटिव होता इधर निगेटिव होता। अब जब अर्थिंग करते हैं तो निगेटिव वाला खुद ही फ्लो होकर चला जाता है कहाँ पे, अर्थ में, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ही फ्लो होकर कहाँ चला जाता, अर्थ में चला जाता। समझ में आया? उस समय ऐसे ही बनाते एक फोटो को, जब थोड़ा देर के लिए देख लो, पहले ये नोट करो, समझ में आया, बेहतरीन तरीके से समझ में आया, नोट करो। अगर हम कह रहे हैं कि इधर ये निगेटिव चार्ज होता है, जैसे छोटा सा ये अगर निगेटिव चार्ज इस तरफ होता, इधर पॉजिटिव होता, तो जब अर्थ करते इसको, अर्थ अगर करते तो ये खुद ही फ्लो होके उल्टा ऐसे आता, ये जितने भी हैं निगेटिव चार्ज खुद फ्लो होके अर्थ के अंदर चला जाता। पर पॉजिटिव के केस में अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और जाके उसको न्यूट्रल करता है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट किया, इधर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता, तो ये निगेटिव वाला चार्ज खुद ही फ्लो होकर अर्थ में चला जाता, पर यहाँ पे क्या है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन भेज के इसको न्यूट्रल किया जा रहा है। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इसमें नोट करना, वो भी नोट करवा दे रहे हैं, पहले इतना प्रोसेस नोट करो, फिर इंडक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, कुछ पिन पॉइंट साइज में देखना। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंड्यूसिंग से रिलेटेड है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें तुम्हें को समझाने हैं। पहला बात यह है कि इन केस ऑफ इंडक्शन इट इज वर्थ नोटिंग दैट, इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है कि इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन नॉर लूजेज चार्ज। इंड्यूसिंग बॉडी किसको बोल रहे थे हम, वो जो चार्ज बॉडी ला रहे थे किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, तो ये जो चार्ज बॉडी उसको हम क्या नाम दे रहे थे, इंड्यूसिंग बॉडी। तो इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन नॉर लूजेज चार्ज, तो वो इंड्यूस करवा के चला गया, ना तो उसने अपना चार्ज गेन किया ना तो उसने चार्ज अपना लूज किया, मतलब जो उसका चार्ज था वो रिमेन्स कांस्टेंट, बस वो आता है इंड्यूस करके भाग जाता है ना। जैसे दो लोग को झगड़ा लगाने में एक तो तीसरा लोग होते हैं, वो आता है चिंगारी जला देता है झगड़ा का और खुद भाग जाता है। अब ये दोनों आपस में मारपीट आई करता है, कूटा, ये उसका सर फोड़ता है वो उसका सर फोड़ता है, और जो झगड़ा लगाया रहता है उसका कुछ नुकसान नहीं होता है। सो बात है, वो आता है बस इंड्यूस करके चला जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं, ना उसने लूज किया ना उसने गेन किया। इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इंडक्शन कहाँ होगा, हमेशा बॉडीज में होगा, आइदर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों केस में हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स में नहीं होगा। एंड नॉट इन पार्टिकल्स, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि पार्टिकल्स छोटी बॉडी को कहते हैं ना, पॉइंट साइज होता है, पार्टिकल छोटा सा है, उसमें अगर इंड्यूस करवाने आएगा तो किधर तुम निगेटिव किधर पॉजिटिव करोगे, जगह होगा तब नहीं भाई। अगर पार्टिकल्स का मतलब ये बात हुई, यहाँ पे हम एक लेकर आएंगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इंड्यूस करेगा तो इसमें किधर निगेटिव किधर पॉजिटिव करोगे, है ही इतनी जगह स्पेस उसमें, तो इसमें इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बोलो सही। सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर ग्रेटर। अच्छा, इंड्यूस चार्ज जो इस पे इंड्यूस्ड हुआ है ये इंड्यूस चार्ज कहलाता है। इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, यही तो इंड्यूस्ड हुआ है। और इंड्यूसिंग चार्ज किसको कहते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, क्योंकि ये इंड्यूस करने आया था, इंड्यूसिंग चार्ज। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है मतलब यहाँ पे Q जो है उसका मैग्नीट्यूड या तो ये Q वाले से कम होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, उसके ज़्यादा कभी नहीं होगा। मतलब कि ये अगर 10 कूलम है पॉजिटिव का तो यहाँ पे इंड्यूस जो होगा और -5 कूलम अगर इंड्यूस हो रहा है तो -5 कूलम हो सकता है, -6 -7 -8 -9 -10 हो सकता है, लेकिन -11 कभी नहीं हो सकता। इसका मैग्नीट्यूड इसलिए लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ Q लेस इक्वल देन मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q। समझ रहा है, लेस होगा या तो इक्वल हो सकता है लेकिन नेवर ग्रेटर, बट Q नेवर ग्रेटर देन Q, मतलब कि ये स्मॉल q जो है इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। अगर हम इंड्यूस कर मतलब अगर हम कोई इंड्यूसिंग बॉडी हम किसी चीज़ को इंड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको इंड्यूस करेंगे तो हम अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ही तो करेंगे उसको, है ना। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हम अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ही दे रहे हैं ना, है कि नहीं। और जितना हम सिखा रहे हैं उतना ही तुम सीखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसी तरह होता है कि जितना ये चार्ज इंड्यूस करवाया है, जितना इसकी कैपेबिलिटी है उतना ही अनुसार का ये इंड्यूस कर पाता है उसको, है ना। इंड्यूसिंग बॉडी ये है तो ये उसको इंड्यूस करेगा, तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब ही इंड्यूस करेगा, खुद से ज़्यादा चार्ज इंड्यूस नहीं करवा सकता, उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है। इस इंड्यूसिंग बॉडी के पास, इंड्यूसिंग चार्ज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इससे अपने से ज़्यादा चार्ज इसमें प्रोड्यूस करवा दे या इंड्यूस करवा दे। ठीक उसी तरह जैसे मेरे को इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने से जितना हमें नॉलेज है उससे ज़्यादा तुमको बता दूँ। भाई सिंपल सी बात है, जितना आएगा उतना ही बताएंगे ना। ठीक, चलो तो नोट करो। इसके बाद होती है बात खत्म। एक छोटी सी टॉपिक बची है अपना चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, वो भी देख लो 1 मिनट में क्या होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। पहले इतना नोट करो
हाँ, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से समझते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना लेक्चर 1, यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम, है ना। फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन का मतलब अगर दो बॉडी को आपस में रब करो, जैसे तुम पढ़ोगे चैप्टर जैसे ही खोलोगे तो फर्स्ट में सुनोगे कि इवोनेट रॉड को रब किया गया है सिल्क से, है ना, कैट का फर से रब करते हैं ग्लास रॉड को, तो एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो वही हम लिखे हैं क्या कि व्हेन टू बॉडीज गेट रब्ड वन ओवर अनदर बॉडीज विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कितना? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर करेगा। बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और बॉडीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इतना समझ में आया? तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देखने को मिलते हैं, जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, बिजली नहीं कड़कती बिजली, तो उसमें क्या होता है जो क्लाउड्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर होते हैं बहुत सारे, तो जो क्लाउड्स ऐसे फ्रिक्शन होता है आपस में, तो कोई एक सरफेस पॉजिटिव गेन कर लेता है, कोई एक निगेटिव गेन कर लेता है, और पॉजिटिव से निगेटिव में जो अट्रैक्शन होती है तो उसी को वो कहते हैं स्पार्किंग क्रिएट होता है। वही स्पार्किंग को हम लोग कहते हैं कि बिजली चमक रही है। क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है, स्पार्किंग। अच्छा, क्या कंडीशन में जमीन पे कैसे गिर जाता है? तो मान लो नीचे वाला लेयर पॉजिटिव है या निगेटिव चार्ज, कैसा भी हो सकता है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नीचे वाला बादल का, क्लाउड का नीचे वाला लेयर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, और ठीक उसी समय अर्थ पे, है ना, बड़े सरफेस एरिया में किसी कारण बस एयर के चलने के कारण से या किसी कारण बस ये पूरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। ऊपर का लेयर पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड का, है ना, ये लोअर वाला क्लाउड के नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज, ग्राउंड का ये निगेटिवली चार्ज, वही बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत दूर दूर में, है ना। तो क्या होगा कि इधर से स्पार्किंग क्रिएट होगा और नीचे से ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा। अब वही कनेक्ट जब होता है ऐसे करके तो बिजली बन जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि बिजली गिर गया। गिरता नहीं है, वो ऊपर से नहीं आता है, कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे निगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव हो गया तो कनेक्ट हो गया। उल्टा भी हो सकता है जमीन पॉजिटिवली चार्ज हो और क्लाउड का पर निगेटिव हो तो भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं बिजली गिरना। अब समझ में आया? तो बेस्ट एग्जांपल इसका एक बिजली कड़कना भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कारण से ही होता है। अच्छा, इतना तो समझ गए, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ मास। ये कैसे? तो मान लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो इसने गेन किया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्लस 2e का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का बढ़त हो गया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है? भाई इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है ना। हम ऑलरेडी बोले थे कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज जो है अपना, एक वो चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कोई बॉडी, और मिल्कियंस आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी बताए थे कि आर ए मिल्कियन जो है वो बताए थे कि चार्ज ऑन अ बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड रहता है। तो अगर चार्ज ट्रांसफर करोगे तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जाएगा ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 का, 4 का, इंटीग्रल फॉर्म में ही रहेगा। इतना बात समझ रहे हो, है ना। आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इस कारण से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे मास भी ट्रांसफर हुआ। पूछो कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। बोलो सही? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इसके पास, तो एक्चुअल में इसको कितना मास मिल रहा है? इसको मास मिल रहा है 2 इंटू 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg, इसको मास भी मिल गया। और चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही ट्रांसफर करोगे ना। 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। अरे 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर 10,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 kg ट्रांसफर हो रहा है, तो 10,000 होगा तो 10,000 इंटू 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 kg कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? भाई 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इंटू 2 कर दो, 10,000 करोगे तो इंटू 10,000 करो। तो इसका मतलब ये एकदम 100% श्योर है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ मास। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं तुमसे, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स मास, कि मास नहीं होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे। या तो तुमसे पूछ लेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है, या 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसका मतलब 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में? कैसे निकालोगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक, माइनस 19 कूलम होता है। तो 1 कूलम पे 1 कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रखना पड़ेगा। 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स?
समझ रहे हो ना कि इतना 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 डिवाइडेड बाई इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब कि ये 10 इंटू 10 टू द पावर 18 अपन 1.6, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन तुम कहोगे पॉइंट में तो इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहिए, पॉइंट में है भी नहीं है, क्योंकि देखो 18 है, इसमें से 2 जीरो इसको दे दोगे तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होता है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो 1 कूलम में सबसे पहले निकालो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg ट्रांसफर हुआ। तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन में कितना मास ट्रांसफर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो इससे, इतना तो कर लोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास ट्रांसफर हो रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितना मास, मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, जितना आएगा उतना मास ट्रांसफर हो रहा होगा। अब तुम ध्यान से पढ़ो, अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है पूरा, अभी 2027 में पेपर होने वाला है, तो हम प्योर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, किसी वो एग्जाम बेस्ड नहीं है, नॉलेज बेस्ड है। तुम जितना पढ़ सकोगे पढ़ो उसको अच्छे से। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो पहला लेक्चर है अभी, धीमे धीमे और लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे और धीमे धीमे और करता चला जाएगा। अभी बहुत टाइम है, तो तुम्हें शॉर्टकट देखने की जरूरत नहीं है, प्योर फिजिक्स पढ़ते चलो, है ना। इसमें सबके लिए होगा, 12th के बच्चा आएगा उसको भी मिल जाएगा, नीट के बच्चे आएंगे उसको भी मिल जाएंगे, इसमें जेई का बच्चा आएगा उसके लिए भी इसमें सारे के सारे मटेरियल, मतलब टोटल फिजिक्स लेके चल रहे हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये, या किसी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड नहीं है, बस फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम, ठीक। चलो धन्यवाद।